नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता द्विवेदी, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय 1STC जबलपुर, आज आपके सामने कक्षा 12वीं की मुख्य पाठ्यपुस्तक आरोह से उषा नाम की एक कविता लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग उषा नाम की कविता पढ़ेंगे जो कि शमशेर बहादुर द्वारा रचित है। इस कविता को पढ़ने का हमारा सामान्य उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं को काव्य का आस्वादन कराना, शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय एवं उनके साहित्य का परिचय देना, साथ ही बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना। इसके साथ ही कुछ विशिष्ट उद्देश्य लेकर के भी इस कविता को मैं उपस्थित हूँ, जिसमें है कि प्रातःकालीन सौंदर्य से बच्चों का परिचय कराना, कविता की अलंकारिकता, चित्रात्मकता, बिंब योजना आदि से छात्र छात्राओं को परिचित कराना और छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। उषा नाम की कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। सभी बच्चे जानते हैं, सभी बच्चों को पूर्व ज्ञान है इस बात का कि इससे पहले भी हम बहुत सी प्रकृति पर आधारित, प्रकृति चित्रण पर आधारित कविताएं पढ़ चुके हैं। अगर आप याद करें बच्चों, तो कक्षा 7वीं में ही आपने शाम एक किसान नामक कविता पढ़ा था। कक्षा 11वीं में पथिक नाम की एक कविता है। कक्षा 9वीं में हमने ग्रामश्री और चंद्रगहना से लौटती बेर, मेघ आए जैसी प्राकृतिक चित्रण पर आधारित कविताएं पढ़ी हैं। इसलिए हम प्रकृति चित्रण से अनभिज्ञ नहीं हैं। समुद्र के किनारे किस दृश्य को देखना लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? अगर हम किसी से ये सवाल करते हैं तो ज़्यादातर हमें उत्तर मिलता है कि प्रातःकाल सूर्योदय और शाम को सूर्यास्त के दृश्य को सभी देखना पसंद करते हैं। सुबह के समय को और किन किन नामों से जाना जाता है आप सभी जानते हैं। हम प्रातःकाल के समय को प्रातःकाल, उषा काल, सूर्योदय काल आदि नाम से बुलाते हैं। बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ, नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेंगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने संपादन भी किया है। इस तरह से इनकी ये कुछ रचनाएं और काव्य संग्रह थे। इनको कई सम्मान से नवाजा गया है, जिनमें से साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान प्रमुख सम्मान हैं। श्री शमशेर बहादुर जी का निधन सन 1993 में दिल्ली में हुआ। शमशेर बहादुर नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। ये नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्रगतिशील कवि हैं, परंतु बौद्धिक स्तर पर इन पर मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये विचारों के स्तर पर प्रगतिशील हैं, परंतु शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि हैं। गरीबी का सजीव चित्रण, देशभक्ति की भावना, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, प्रगतिवादी चेतना, प्रकृति चित्रण एवं रहस्यवादी भावना इनके काव्य की विशेषताएं हैं। अब हम आते हैं अपने आज की कविता उषा पर। उषा कविता में प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन का चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है।
बच्चों, ये प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शब्द चित्र हम उसे कह सकते हैं कि शब्दों के माध्यम से जब हमारे सामने जिस चीज़ का वर्णन किया गया हो वो साकार हो जाए, वो चित्र रूप में हमारे आँखों के आगे तैर जाए। इस कविता में भी शमशेर बहादुर सिंह ने प्रकृति का एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का एक अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा भर नहीं है, वो भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वो सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है, एक जीवंत परिवेश को प्रस्तुत करता है और उसकी कल्पना गांव की सुबह से जुड़ती है। उसकी कल्पना में सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। वो बच्चे जो हमारा भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य हैं और आने वाले समाज का भविष्य हैं। ये एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती है उषा। बच्चों, उषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप वातावरण का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। शंख नीले रंग के हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कवि ने नीले आकाश में शंख की कल्पना की है। शायद इसका कारण ये होगा कि प्रातःकालीन साफ स्वच्छ नीला आकाश इतना पवित्र लगता है मानो उसमें शंख की पवित्रता के दर्शन होते हैं। थोड़ी देर बाद उस आकाश में नमी इस प्रकार साकार हो जाती है कि ऐसा लगता है कि वो राख से लिपे चौके सा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सिल जैसा जान पड़ता है। सिल उस पत्थर को कहते हैं जिस पर घरों में मसाला पीसा जाता है, या ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब आकाश में उगती हुई श्वेतता यूँ लगती है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह, किसी का गौरवर्णी शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। अब हम अपनी कविता को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कविता के एक अंश का वाचन करेंगे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातःकालीन आकाश का रंग शंख के समान गहरा नीला था, अर्थात नीले आकाश में श्वेत रंग की झलक दिखाई दे रही है।
वो श्वेत रंग की जो झलक है वो सूर्य की किरणों के प्रकाश से आ रही है। जब सूर्य बादलों के अंदर छिपा होता है उस समय भी उसकी आभा हमें बादलों के बाहर दिखाई देती है। कवि इसी बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि वो जो आकाश में श्वेत रंग की झलक दिखाई दे रही है, नीलिमा में बिखरी सफ़ेदी के कारण आकाश का सौंदर्य शंख के समान जान पड़ता है। कवि ने उस सौंदर्य में शंख की कल्पना की है। उसके बाद भोर हुई। भोर के समय नीला रंग थोड़ा मंद पड़ जाता है, थोड़ा धीमा पड़ता है और वातावरण में ओस की जो नमी है वो दिखाई पड़ने लगती है। वातावरण में, प्रातःकालीन वातावरण में एक नमी हमें दिखती है, रूखापन, सूखापन नहीं होता है। जो नमी जब दिखाई देने लगी तो ऐसा लगा मानो आकाश ना हो बल्कि राख से लीपा हुआ गीला चौका हो। चौका अर्थात रसोई। गांव में मिट्टी के बने घरों में रसोई घर होते हैं और उन्हें सुबह सवेरे गृहिणियाँ उठकर राख से या मिट्टी से लीप पोत करके साफ सुथरा तैयार कर देती हैं और जब तक वो सूखा नहीं होता उसमें गीलापन दिखाई पड़ता है। कवि ने आकाश में उसी राख से लीपे हुए चौके के गीलेपन की कल्पना की है और कवि कहते हैं कि नमी के कारण गीलापन था और रंग आकाश का राख जैसा गहरा था। गहरा क्यों था? क्योंकि नीला रंग धीमा पड़ चुका है और आकाश के रंग में गहरापन आ गया है। इतना ही नहीं, इसके बाद अगला बंद है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यहाँ पर केसर शब्द से रा कहीं मिसिंग है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको देख सकते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। चूँकि आकाश में नमी के कारण भारीपन आ गया है, रंग गहरा हो गया है, उसके बाद भोर के झुटपुटे में अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली दोनों का जब मिश्रण होता है, क्योंकि पूरी तरह सवेरा हुआ नहीं और रात भी समाप्त नहीं हुई है, तो दोनों के बीच जो वो झुटपुट अंधेरे का समय है, वो समय सूरज की उगती हुई लाली में जब मिलता है तो ऐसा लगता है मानो बहुत गहरे रंग की काली सिल पर किसी ने थोड़ी सी लाल केसर को पीसकर उसे धुल दिया है। बच्चों, सिल हम सबके घरों में होती है। सिल पर हम लोग, सिल एक पत्थर होता है जिस पर हम लोग एक छोटे पत्थर के टुकड़े जिसे बट्टा बोलते हैं उसके द्वारा कोई चीज़ पीसते हैं। केसर का रंग लाल होता है और उसे अगर सिल पर डाल के पीस दिया जाए और फिर उसे धो दिया जाए तो उसकी लाली काले रंग की सिल पर रह जाती है। सवेरे हल्के अंधेरे में गहरे रंग के आसमान में उगते हुए सूरज की जो लालिमा है वो ऐसा ही आभास दे रही है। उसमें कवि ने कल्पना की है कि मानो सिल पर किसी ने केसर डाल के उसे धुल दिया हो। अंधेरा काली सिल के जैसा प्रतीत हो रहा है और सूरज की लाली केसर के समान। वातावरण ऐसा जान पड़ता है मानो किसी बच्चे ने अपनी काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक से कुछ लिख करके उसे मिटा दिया हो या मल दिया हो। आप सभी जानते हैं, हम सभी जब छोटे बच्चे थे तो हम पढ़ने के लिए स्लेट का इस्तेमाल करते हैं, स्लेट का प्रयोग करते हैं। आपने भी किया होगा। स्लेट का रंग काला होता है और उस काले रंग की स्लेट पर अगर लाल रंग की चॉक से हम कुछ लिखें और उसे मिटा दें
तो ऐसा लगता है कि लाल और काले रंग दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं। सूरज की लाली लाल खड़िया या मिट्टी के चौक के समान है, जबकि अंधेरा से घिरा हुआ जो हल्के अंधेरे से घिरा हुआ जो आसमान है वो काली स्लेट के समान दिखाई दे रहा है। इस समय चूंकि पूरी तरह सूर्योदय नहीं हुआ है, इसलिए आकाश का रंग गहरा है, लेकिन पहले ही अंश से आपने देखा कि कवि की कल्पना बहुत तेज गति से बार बार बदल रही है। कभी आकाश उसे शंख लगता है, कभी उसे राख से लिपा हुआ चौका लगता है, और तुरंत ही अगले ही पल उसे भोरकालीन जो आसमान है वो काली सिल के समान लगने लगता है। परंतु उषा काल जो होता है वो ठहरता नहीं है, हर पल उसमें बहुत तेज गतिशीलता के साथ समय बदलता रहता है, और उसके साथ ही साथ आकाश का रंग भी बदलता रहता है। अंतिम भाग में कवि कहते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले जल में प्रातःकाल स्नान करती किसी सुंदरी की गौरवर्णी देह अर्थात मतलब शरीर, गौरवर्णी देह मानो झिलमिला रही हो। कुछ समय बाद सूरज उदित हो जाता है, और जैसे ही सूरज उदित हो जाता है तो अचानक किसी जादूगर के जादू का सम्मोहन मानो टूट जाता है। तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है, एकदम कहीं विलुप्त हो जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है, और प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं, वो मानो थम से जाते हैं। जब तक सूर्योदय नहीं होता, उषा पल पल अपना रंग परिवर्तित करती है। आसमान का रंग पल पल हर क्षण परिवर्तित होता रहता है, परंतु सूर्य के उदित होते ही चारों ओर उसकी आभा, उसका प्रकाश इस प्रकार फैल जाता है कि सब कुछ वो पल पल परिवर्तित होने वाला जो सुंदर जादू सा रंग था, जो सुंदर जादू के समान चित्र थे, वो मानो अचानक समाप्त हो जाते हैं, जैसे किसी जादूगर ने हमें अपने सम्मोहन में बांध रखा रहा हो और अचानक वो सम्मोहन टूट गया हो। इस कविता में प्रकृति के गतिशील बिंब का चित्रण किया गया है। बिंब बहुत ही गतिशील है। अब हम इस कविता के कुछ मुख्य शब्दों के अर्थ देख लें। प्रातनभ, प्रातः माने होता है सवेरे का समय, तो प्रातनभ भोर का आकाश, सुबह का आकाश। सिल मैंने आपको पहले भी बताया, मसाला पीसने वाला पत्थर। चौका, रसोई घर, जो हमारा किचन होता है उसे ग्रामीण लोग चौका बताते हैं, चौका कहते हैं। नील जल, नीले रंग का पानी, नीला जल। गौर, गोरी, गौरवर्ण। झिलमिल देह, चमकता हुआ शरीर। जादू, आकर्षण या सम्मोहन। इस कविता के शिल्प सौंदर्य पर अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें
तो चूँकि श्री शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी कवि हैं और प्रयोगवाद की विशेषता है नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवाद की संकल्पना ही यही है कि उन्होंने परंपरागत उपमान, परंपरागत बिंब, परंपरागत उपमाएं और परंपरागत प्रतीकों को छोड़कर नए नए प्रयोग किए हैं और इसीलिए ये समय प्रयोगवाद कहलाया है। कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है, ऐसा चित्रण जो कि हमारे आँखों के सामने उषा काल को साकार कर देता है। ग्रामीण परिवेश का वर्णन है। कैसे जानेंगे कि ये ग्रामीण परिवेश का वर्णन है? क्योंकि इस कविता में जिन जिन वस्तुओं का चित्रण किया गया है, जिन जिन वस्तुओं की कल्पना की गई है, वो वस्तुएं अधिकतर ग्रामीण परिवेश में ही पाई जाती हैं। राख से चौके का लीपना, सिल, स्लेट, खड़िया चाक, नदी में या जल में नहाती हुई सुंदरी की कल्पना, इस तरह की जो कल्पनाएं हैं ये सब हमें ग्रामीण परिवेश में अवश्य मिलती हैं। उपमा अलंकार की सुंदरता हमें देखने को मिलती है। प्रातःकाल के निर्मल आकाश की, स्वच्छ आकाश की जो उपमा दी गई है, शंख से दी गई है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है। कहाँ पर मानवीकरण हुआ है? जहाँ पर श्वेत किरणों को किसी सुंदरी की जल में झिलमिलाती हुई देह माना गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और पूरी कविता में जगह जगह हमें उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिला है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। गतिशील बिंब एवं चित्रात्मक भाषा है। गतिशील बिंब क्या है? ऐसे बिंब जो ठहरते नहीं हैं। आपने देखा पल पल प्रकृति के परिवर्तित होते हुए रंग की कल्पना की गई है, उसका वर्णन किया गया है। क्योंकि ये वर्णन लगातार गतिमान है, इसलिए गतिशील बिंब है। चित्रात्मक भाषा, ऐसी भाषा जो हमारी आँखों के सामने पढ़ते हुए एक चित्र उपस्थित कर दे, शब्दों का चित्र, वो कहलाती है चित्रात्मक भाषा। नए उपमानों का प्रयोग है। जैसा कि पहले भी बताया कि प्रयोगवाद की विशेषता ही है नएपन में प्रयोग करना। तो नए उपमान का प्रयोग किया गया है। राख से लिपा हुआ चौका, शंख, खड़िया, स्लेट आदि, जो कि पहले शायद कहीं दिखाई नहीं देते ऐसे उपमान, इसलिए ये नए उपमान हैं। भाषा की बात करें तो सरल, सहज, खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवि ने उषा काल के सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म बारीक चित्रण किया है। छोटी छोटी चीज़ों को कवि ने निहारा है, उकेरा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को कवि ने ऑब्जर्व किया है। प्रयोगवादी काव्यशिल्प दृष्टव्य है। ऐसा काव्यशिल्प सिर्फ प्रयोगवाद की ही देन है। कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया गया है। कहीं भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं है। हर जगह एक बहुत ही कोमलता के साथ, कोमल शब्दों के प्रयोग के साथ अपनी बात को स्पष्ट किया गया है। उषा काल का मनमोहक शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये बात बार बार कही जा रही है क्योंकि कविता ही उषा काल पर आधारित है। तत्सम शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है, जैसे शंख, सूर्योदय, गौर आदि। लेकिन चूंकि ग्रामीण परिवेश का चित्रण है, इसलिए देशज शब्दों का प्रयोग भी है, जैसे देह, लीपा, चौका, सिल,
खड़िया चौक, मलना आदि। एक विशेष बात इस कविता में आपको देखने को मिलेगी, कोष्ठक का प्रयोग। कोष्ठक का प्रयोग करने के कारण अर्थ में विशिष्टता आई है, विशेषता आई है। कैसे? राख से लीपा हुआ चौका, कवि ने कहा यदि कवि बात को यहीं पर छोड़ देते तो शायद स्पष्ट न हो पाता कि कवि ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं, जबकि थोड़ी देर पहले उन्होंने आकाश को बहुत नीला शंख जैसा कहा और अभी कहा राख से लीपा हुआ चौका। कवि ने उस अपनी कल्पना को, उस अपनी मंशा को स्पष्ट करते हुए कोष्ठक का प्रयोग किया और कोष्ठक के अंदर अपने मन की बात को, अपने भाव को, अपने अर्थ को डाला। अभी गीला पड़ा है, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि राख से लीपा हुआ चौका की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि आसमान में, वातावरण में एक गीलापन है, एक नमी है, और उस नमी को उकेरने के लिए, उस नमी को स्पष्ट करने के लिए कवि ने राख से लिपे चौके की कल्पना की है। ऐसा चौका जो अभी गीला है, अभी सूखा नहीं है। इस प्रकार कोष्ठक का प्रयोग कवि के अंदर के भावों को स्पष्ट करता है। दृश्य बिंब का सुंदर वर्णन है। पूरी कविता में दृश्य बिंब है, क्योंकि पूरी कविता का प्राकृतिक चित्रण हमारी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है। कविता में माधुर्य गुण है और अभिधा शब्द शक्ति प्रयोग की गई है। कविता को समझने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा माथा नहीं लगाना पड़ता, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अभिधा शक्ति वहीं पाई जाती है, जैसा जो कहा जाए वैसा अगर उसे समझ लिया जाए। अब इस कविता पर आधारित कुछ बोध प्रश्न हैं जिन्हें आप देखें। कवि ने उषा कविता में किसका चित्रण किया है? दूसरा, भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा गया है? अभी विस्तार में इसके बारे में चर्चा की गई। सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के संबंध में क्या कहा है? और सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? अगला प्रश्न, कवि ने उदय होते सूर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? छठवां प्रश्न, सूर्योदय होने पर उषा का कौन सा जादू टूटता है सूर्य के निकलते ही? सातवां प्रश्न है, उषा की निर्मलता की तुलना किससे की गई है? और अब इस पाठ के अंतिम पड़ाव की ओर हम बढ़ते हैं और आपके लिए एक छोटा सा गृह कार्य है, इसे आप करें, इससे आपका अभ्यास होगा। इसके लिए पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव के सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? दूसरा प्रश्न, भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा गया है? तीसरा, सिल और स्लेट के उदाहरण द्वारा कवि ने आकाश के रंग के संबंध में क्या कहा है? चौथा, सूर्योदय होने पर उषा का कौन सा जादू टूट रहा है? और पांचवा, प्रातःकालीन आकाश की उज्ज्वलता का संकेत कवि ने किस प्रकार से किया है? इस कविता के समान भाव की एक कविता मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये कविता दी हुई है और इसके साथ ही एक और कविता दी हुई है, बावरा अहेरी, जो कि कविवर अज्ञेय द्वारा रचित है। यहाँ पर हम छायावादी प्रमुख कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता आपके सामने रख रही हूँ मैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई,
मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। बच्चों, हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन आपको मैं एक क्रियात्मक कार्य भी देना चाहूँगी यहाँ पर, जिसे आप करें, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये एक तरह से आपका, शायद आप पहली बार भाषा में, लैंग्वेज में आप प्रैक्टिकल करेंगे। आप प्रातःकाल कल अलार्म लगा करके सोएं और कोशिश करें सूर्योदय से पहले उठने की। और घर में किसी भी ऐसी जगह पर, आंगन में, बालकनी में, छत में, जो स्थान आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो, जहाँ से आप खुले आसमान को देख सकें, और यदि सूर्योदय होता देख सकें तो और अच्छा होगा। आप जाएं, उस स्थान पर खड़े रहें, थोड़ी देर देखें, सूर्योदय से पहले से आप खड़े हों और सूर्य के उदय होने तक आप आसमान को देखें। आपको हर क्षण, हर पल परिवर्तित होता हुआ प्रकृति का वेश दिखाई देगा, प्रकृति का रूप दिखाई देगा। और ये आपके लिए एक तरह से एक प्रैक्टिकल होगा, आपके लिए एक क्रियात्मक कार्य होगा। आज का पाठ यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।